दोस्तों, जिस प्रकार हम सबकी मां हमें लोरी सुनाती है ताकि हमें वो समय पर सुला सके, हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित कर सके, उसी तरह से प्रकृति के जटिल तानों बानों को नियंत्रित करने के लिए मदर नेचर भी अलग अलग तरह के रागों को छेड़ती है। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम प्रकृति के उन्हीं अनुपम रागों में से एक धुन, एक राग की चर्चा करेंगे जिसे अल नीनो और ला नीना के नाम से हम जानते हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रकृति एक कॉर्ड, एक तार को ढीला और कसकर धुन के साथ छेड़छाड़ करती है और किस प्रकार उसका एक बृहद परिणाम, एक बड़ा इंपैक्ट हम सभी मानव जाति को देखना और भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जैसा कि मैं आपको बताया, अल नीनो और ला नीना के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आप देख सकते हैं 2017 से लगातार मैं पढ़ाने के कार्यक्रम में आप सभी के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़ा रहा हूं। तो बिना देर किए हम सबसे पहले बहुत आधारभूत समझ के साथ एक एक बात को समझना शुरू करते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हमारे सूर्य देवता हैं। हम सभी इस चीज को जानते हैं। सूर्य भगवान से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा से धरती पर हमारा, आपका, सभी जीवों का भोजन, धरती की गर्मी, ओशियन करेंट, एयर सर्कुलेशन, ये सारी की सारी चीजें नियंत्रित और संचालित होती हैं। लेकिन ये होता कैसे है दोस्तों? जब किसी भी भूभाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो भूभाग गर्म होगा, वहां की हवाएं गर्म होंगी और आपको पता होगा कि जो गर्म चीज है, गर्म हवा है, वो हल्का होता है। ठंडा के दिन में याद है ना, रॉड डाल के जब बाल्टी में पानी गर्म करते हो और नहाने जाते हो तो ऊपर का पानी तो बहुत गर्म होता है लेकिन नीचे का पानी ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि जो भारी है, जो ठंडा है ना, वो भारी होगा वेट में। वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं और इसलिए वो नीचे रहना पसंद करेगा। जो गर्म है उसमें ऊर्जा की अधिकता है और इसलिए वह थोड़ा सा विरल वातावरण को खोजता है और इसलिए छटपटा कर ऊपर भागता है। सेम वही चीज हमें यहां एयर सर्कुलेशन के संबंध में देखने को मिलेगा। नीचे जो हवा सूर्य तप के कारण गर्म हुआ था वो अब ऊपर उठेगा और जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगा तो आपको पता है कि हवा ठंडा होते जाएगा, वो वाष्प जो है ठंडा होते जाएगा और अंततः संघनित होकर बादल का निर्माण कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर कुछ वर्षा भी हो सकती है। लेकिन अब एक चीज हमें सोचना है यहां कि अगर यहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहां तो हवा की मात्रा कम हो गई ना, जितनी पहले थी उससे। तो जो हवा की मात्रा यहां कम हुई है अधिक टेम्परेचर के कारण, अधिक तापमान के कारण, उसी लिए हम इसको क्या कहेंगे? लो प्रेशर क्षेत्र कहेंगे, निम्न दाब का क्षेत्र कहेंगे। समझ आई बात? दोस्तों, अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है और तुम्हारा एक मित्र है जो तुम्हारा बहुत अजीज दोस्त है, उसके पास कोई कमी ही नहीं है, तो क्या वो तुम्हें भूखा रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो वो क्या करेगा? तुम्हें दोस्ती में आ करके कहेगा कि मित्र तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो है वो तुम्हारा ही तो है, प्लीज हैव इट, खाओ इसमें से। उसी प्रकार जब यहां हवा की मात्रा कम हुई है तो बगल से, आसपास तो उतना गर्म हुआ नहीं होगा हर जगह का क्षेत्र, तो जहां ठंडा होगा वहां से हवा दौड़ पड़ेगी, हाई प्रेशर के क्षेत्र से हवा दौड़ पड़ेगी लो प्रेशर की तरफ। तो कभी भी हम जिसको हवा कहते हैं, विंड कहते हैं,
पवन कहते हैं, ये है क्या दरअसल? ये एयर का हॉरिजेंटल मूवमेंट है। मतलब हवा जब क्षैतिज रूप से गति करती है उसी को हम पवन कहते हैं, या फिर इसी को अलग शब्दों में वायु के क्षैतिज मतलब परिवहन को, क्षैतिज मतलब उसके गति को हम हवा के नाम से जानेंगे। ठीक है, समझ आ गई ये बात? क्लियर है यहां तक? तो मेरे प्यारे साथी, आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहां हवा बहती जा रही है, लेकिन अगर यहां से हवा इधर जा रहा है तो इसको भी तो पूर्ति चाहिए ना। तो इसलिए यहां से जो बारिश बरसने के बाद सूखा हुआ हवा होगा वो फिर ऊपर से यहां आएगा और ये एक पूरा साइकिल क्रिएट करेगा। और इसी साइकिल को सबसे पहली बार वॉकर साहब ने समझाया था और इसीलिए हम इसे वॉकर सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। वैश्विक स्तर पर आपको ऐसा साइकिल देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल नीनो और ला नीना को समझने के लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है इस वॉकर सर्कुलेशन के दौरान? आप गौर से अगर देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलियन साइड का पानी है वो इन जनरल ज्यादा गर्म होगा। जो पानी गर्म होगा वो क्या करेगा? अपर पार्ट में रहना चाहेगा, थोड़ा फैल के रहना चाहेगा। और जो पेरुवियन कोस्ट हमारा है साउथ अमेरिका का, वो पानी ठंडा होगा। तो ठंडा होने के कारण वो क्या होगा? सिकुड़ कर रहना चाहेगा, कम जगह में रहना चाहेगा। तो आप देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं एक तरह का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है और इसके कारण अपवेलिंग होगा। नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा। गॉट इट? नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा और इस प्रोसेस के दौरान दो तरह का साइकिल आपको देखने को मिलेगा, एक ओशियन के अंदर और एक हमारे हवा में। तो ओशियन के अंदर का ये साइकिल आप देख सकते हैं कि गर्म पानी सतह के ऊपर जो हमारा पेरू का कोस्ट है या फिर साउथ अमेरिका के तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है और यहां से ये पानी फिर नीचे जाकर के और पैसिफिक ओशियन के तलहटी से फिर यहां आकर के ऊपर उठेगी पेरू के तरफ। वहीं वॉकर सर्कुलेशन में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर चूंकि पानी गर्म है तो यह गर्म पानी हवा में राइज करेगा और राइज करने के कारण यहां बारिश भी अच्छी खासी होगी। और मेरे प्यारे साथी फिर सूखा हवा यहां पेरुवियन कोस्ट पर आएगा। तो यहां सूखा हवा आने के कारण चूंकि ऊपर से हवा डिसेंड कर रहा है तो हाई प्रेशर तो यहां बन जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की वर्षा नहीं होगी। तो यहां तो वैसे भी अटाकामा डेजर्ट है और उस अटाकामा डेजर्ट में अगर बारिश नहीं भी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, पेरुवियन कोस्ट पर ये नीचे से जो ठंडा पानी आ रहा है ना, इसको हम अपवेलिंग कहते हैं। इस पानी में बहुत सारे प्लैंक्टन्स होते हैं और उसके कारण क्या होता है, मछलियां यहां बहुत ज्यादा मिलती है। तो वहां के लोगों का जय जयकार इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको सस्ती मछलियां मिल जाती है। और यहां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के तरफ वर्षा अच्छा होने से इधर खेती हमारी अच्छी हो जाती है। तो नॉर्मल जो सर्कुलेशन का टाइम होता है वहां पर दोनों तरफ जय जयकार हमको देखने को मिल रहा है। यही ग्लोबल वॉकर सर्कुलेशन आप देख सकते हैं अलग अलग साइकिल में यहां दर्शाया गया है, जो कि उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब नॉर्मल ईयर में हो क्या रहा है इस बात को एक बार समझिए। नॉर्मल ईयर जो हमारा होता है, सामान्य वर्ष जो होता है, उस समय दो चीजें बहुत स्ट्रांग होती है। सबसे पहला अगर कोई चीज स्ट्रांग होता है तो वो है ट्रेड विंड। जी हां, जो हवा, जो व्यापारिक पवनें बहती है वो पानी को जल्दी जल्दी मूव करने में मदद करती है साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के तरफ। समझ आई बात? और दूसरा जो चीज सबसे मजबूत होता है वो है ये कोल्ड पेरुवियन करेंट। समझ आई बात? तो ठंडी जलधारा जितनी मजबूत होगी आखिरकार वो फिर अल्टीमेटली इक्वेटोरियल करंट में तो मिक्स होगी ही ना, तो वो भी उसको मदद करेगा और इसके कारण अपवेलिंग का एक जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस यहां हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों,
इसी का परिणाम होता है कि सामान्य वर्ष में, जैसा कि अभी हम डिस्कस किए, ऑस्ट्रेलिया के तरफ अच्छी खासी वर्षा होती है, हमारे भारत का मॉनसून बहुत अच्छा होता है। समझ आई बात। और वहीं जो हमारा पेरू है, साउथ अमेरिका का, चिली का जो एरिया है, यहां पर ड्राउट लाइक कंडीशन, मतलब बारिश की कम स्थिति हमें देखने को मिलती है। समझ आई बात। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म एक आप याद रखना, ये जो ऑस्ट्रेलिया के तरफ जो गर्म पानी का जमावड़ा होता है ना, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक पूल। क्या कहते हैं? वेस्टर्न पैसिफिक पूल। तो अगर कभी एग्जामिनेशन में आ जाए कि इनमें से कौन सा कारक नॉर्मल ईयर में या फिर आगे हम डिस्कस करेंगे उस ईयर में ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश का कारण है, तो उसका रीजन होगा वेस्टर्न पैसिफिक पूल। समझ आई बात। आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अब हम अगर अल नीनो के ऊपर नजर डालें कि आखिर ये अल नीनो क्या है, तो अल नीनो के साल में क्या होता है, एक तो ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है और दूसरा हमारा जो कोल्ड करंट था पेरू वाला वो कमजोर पड़ जाता है। और इन दोनों के कमजोर पड़ने के कारण यह होता है हमारा, जो मेरे प्यारे साथी ऑस्ट्रेलिया के तट पर गर्म पानी जमा हो रहा था और यहां बारिश हो रही थी, वो चीजें अब बदल गई। अब पेरू के तट पर वर्षा होगा, यहां पर पानी ज्यादा गर्म जमा हो गया, मतलब पहले की स्थिति का ठीक विपरीत स्थिति हमको देखने को यहां मिल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जो हमारा होगा, हमारा मॉनसून कमजोर पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में कम बारिश होगी और यहां जहां अपवेलिंग होकर के बहुत ज्यादा मछली का उत्पादन होना था, वहां जरूरत से ज्यादा वर्षा होता रहेगा। मतलब दोनों तरफ नुकसान नुकसान का सौदा हो गया। तो अगर अब तक का ये पूरा कहानी समझ आया है तो आसान भाषा में अब आप समझ जाइए कि जो अल नीनो है वो क्या है। अल नीनो हमारा जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, जो हमारा पैसिफिक ओशियन है दोस्तों, उसमें एक क्लाइमेट पैटर्न का अनयूजुअल चेंज है। समझ आई बात। आसान शब्द में जो अल नीनो है वो पैसिफिक ओशियन में, सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हमारे क्लाइमेट पैटर्न का एक अनयूजुअल चेंज है, जो होता किसके कारण है, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर। और कहां पर, पेरुवियन कोस्ट पर। समझ आई बात। एक बार और रिपीट कर देता हूं, सामान्य वर्ष में ऑस्ट्रेलिया का तट गर्म होगा, ऑस्ट्रेलिया हॉट होगा और पेरू से लोग वहां आएंगे। अल नीनो के साल क्या होता है, पेरू का तट हॉट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मतलब इधर सिस्टम शिफ्ट हो जाता है बारिश का। समझ आई बात। यह है हमारा पूरा का पूरा अल नीनो। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आ गया होगा, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको लोकेशन बता दिया, पेरू का जो हमारा तट है वहां पर भारी वर्षा हमको देखने को मिलेगा। यह होता कब है, तो यह क्रिसमस के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहां उस समय जरूर ठंडा होता है, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी का सीजन होता है और इसीलिए हम 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का दिन है उसको बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं। समझ आई बात मेरे प्यारे साथी। अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ अल नीनो का, तो ये हम देख लिए हैं कि पहले जो अपवेलिंग होता था, बहुत सारी मछलियों के लिए भोजन आता था, इसलिए बहुत सारी मछलियां आती थी और लोग फिर उस मछली को पकड़कर जश्न मनाते थे, पार्टी करते थे, पैसा कमाते थे। वो चीज अब नहीं यहां देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म आपको मैं बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझा दिया हूं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस स्लाइड को एक नजर देख करके, रोक करके वीडियो को समझ सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, पावर ऑफ अल नीनो की अगर हम बात करें तो एक शब्द में अब तक हम खुद देख चुके हैं अपने आंखों से, ये पूरे के पूरे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को और ओशियनिक पैटर्न को चेंज कर देता है। समझ आई बात।
जो नॉर्मल था उसको पूरा का पूरा रिवर्स कर देता है, जिसका परिणाम हमको क्या देखने को मिलता है, तो जिसके परिणाम के स्वरूप में हम देखें कि पेरू का कोस्ट गर्म हो गया, वहां पर जरूरत से ज्यादा वर्षा हुई, जो थर्मोक्लाइन क्रिएट हुआ था उसका डिसरप्शन हुआ, अपवेलिंग नहीं हुआ, मछली का उत्पादन नहीं हुआ उतने अच्छे से, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाला क्षेत्र जहां अच्छा वर्षा होना था वहां ड्राउट पड़ गया, वहां पर सूखा वाली स्थिति क्रिएट हो गई। इसका डायरेक्ट संबंध हमारे मॉनसून से भी है, क्योंकि हमारे मॉनसून का व्युत्क्रम रिलेशन है अल नीनो के साथ। जिस साल अल नीनो आएगा उस साल हमारा मॉनसून बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही वर्षा नहीं हुई। समझ आई बात? ठीक है। और जिस साल अल नीनो का साल नहीं होगा उस साल हमारा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे देश का मॉनसून जो है वो बेहतर होगा। मेरे प्यारे साथी, अब अगर हम ला नीना की बात करें तो जिस प्रकार गंगाधर ही शक्तिमान था उसी तरीके से भाई साधारण वर्ष जब बिगड़ा तो अल नीनो बन गया। लेकिन कभी तो अल नीनो का समय ठीक होगा ना, मान लो सप्ताह महीना कभी तो ठीक होगा। तो जब अल नीनो का जो रिवर्सल होता है, मतलब अल नीनो से जब प्रकृति अपने राग को पुनः सामान्य राग पर लेकर आती है, इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? ला नीना के नाम से जानते हैं। नॉर्मल ईयर का वापस आ जाना ही ला नीना कहलाता है, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ आ गया इतना? मेरे प्यारे साथी, इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। आगे हम और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं जल्द ही किसी अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।